गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीटेक फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल में बायोलॉजी जो हमारा चैप्टर चल रहा है थर्ड जेनेटिक्स। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा जीन इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि जीन एक ऐसी चीज है जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है और ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। गुणसूत्रों पर छोटे छोटे डॉट के रूप में ये स्थित होते हैं, इनकी जगह निश्चित होती है। ठीक है, और ये जो गुणसूत्र हैं ये गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का कार्य करते हैं। और जब यहाँ पर जब निषेचन हो रहा होता है उस वक्त जो गुणसूत्र हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब स्थानांतरित होते हैं तो वहां पर ये दो तरीके से होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से कैसे होते हैं? जब एक तरह से ये मान लो कि जब समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है तो समान गुणसूत्र एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और दोनों मतलब आधे गुणसूत्र नर से आते हैं और आधे गुणसूत्र मादा से आते हैं और मिलकर दोनों समान होते हैं और मिलकर एक पूरा गुणसूत्र बना लेते हैं और फिर वहां से अगली पीढ़ी का जन्म होता है। ठीक है, और अगर असूत्री अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वहां पर क्या होता है, गुणसूत्र का आधा भाग टूट कर आता है एक गुणसूत्र से और आधा भाग आता है नर से, आधा मादा से आता है। तो वहां पर वो जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में और जुड़कर अगली पीढ़ी का निर्माण करते हैं। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें क्या होता है, जब ये गुणसूत्र एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं उस वक्त अगर ये एक दूसरे गुणसूत्र के साथ बिल्कुल सही जुड़ गए, जहां पर इनको जुड़ने की जहां इनकी स्थिति होती है वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन में जुड़ गए तो सब कुछ सही होता है। और हमेशा ऐसा होता है कि ये सही जगह जुड़ते हैं, लेकिन कभी कभी लाखों केस में एक ऐसा केस आता है जब ये गुणसूत्र सही जगह नहीं जुड़ पाते। वहां पर क्या होता है, जो एक गुणसूत्र के जो गुण हैं वो दूसरे गुणसूत्र में अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पर एक गुणसूत्र के जीन दूसरे गुणसूत्र के साथ इंटरेक्ट होते हैं और इंटरेक्ट होने के बाद में कुछ प्रभाव होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रभाव होता है इंटर एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन। इंटर एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन इंटरेक्शंस। देखिए आपने देखा होगा जन्म के वक्त कुछ बच्चे, मैं सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं बाकी जानवर नहीं कर रहा हूं, जन्म के वक्त कुछ बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़े से विकसित होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनमें नर और मादा दोनों के गुण विकसित हो जाते हैं। या फिर हो सकता है कि नर के गुण विलुप्त हो गए हो सकता है मादा के गुण विलुप्त हो गए हों। ठीक है, जिनको हम जनरली भाषा में किन्नर बोलते हैं, वो इन जीन इंटरेक्शन की वजह से ही एक तरह से ये उनके शरीर के अंदर कुछ कमी या फिर कुछ अधिकता होने की वजह से ऐसा होता है। तो वहां पर क्या होता है, हो सकता है कि मादा जननांग ज्यादा विकसित हो जाए या फिर नर जननांग ज्यादा विकसित हो जाए, या फिर हो सकता है एक ही शिशु के अंदर, एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों जननांग विकसित हो जाए। ये विकसित होने के पीछे इन जीन इंटरेक्शन का ही कारण है। कारण क्या है कि जब एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र के साथ में ऐसी कंडीशन में जुड़ जाए, जैसे मान लो एक गुणसूत्र का आधा भाग जो टूट कर आना चाहिए था नर वाला भाग और दूसरे गुणसूत्र से टूट कर आना चाहिए था ऐसा भाग जो उससे नहीं जुड़ना चाहिए था, उसका दूसरा भाग जुड़ना चाहिए था, और एक में जो नर को नर जननांग को विकसित करने वाला भाग और दूसरे में मादा जननांग को विकसित करने वाले भाग आकर दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। वहां पर जीन इंटरेक्शन ऐसा हो जाता है कि दोनों ही गुण वहां पर प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ प्रभाव हमको दिखाई देते हैं इन जीन इंटरेक्शन की वजह से। जीन एलेलिक मतलब क्या गुण दिखते हैं, क्या गुण दिखते हैं इस जीन इंटरेक्शन की वजह से, तो इन प्रभावों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए
इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब अपूर्ण प्रभाव, मतलब किसी एक गुण का प्रभाव अपूर्ण हो, मतलब कंप्लीट प्रभाव नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई शिशु है, जन्म के वक्त नॉर्मल पैदा हुआ, लेकिन जन्म के बाद में जैसे जैसे उसके शरीर के अंदर विकास होता है तो उसके अंदर कोई शरीर का ऐसा अंग है जो पूर्णतः विकसित नहीं हो रहा हो, है ना। तो उसके जो जीन हैं, उसके जो गुणसूत्र हैं, उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से विकसित सही जगह नहीं जुड़ पाए थे, या फिर उनकी कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि हो सकता है कि एक गुणसूत्र का कुछ भाग टूटकर दूसरे गुणसूत्र पर ऐसी जगह पे जुड़ गया हो जहां पर उसका गुण प्रभावी नहीं हो पा रहा हो, है ना। तो वहां पर एग्जाम्पल के तौर पर एक शिशु है, जन्म के टाइम पे उसके गुणसूत्र या जीन सही जगह सेट नहीं हो पाए, तो उसके जो जैसे मान लो उसके नर जननांग है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाए, तो क्या होगा, वो बच्चा कैसा होगा, उसके एक तरह से वो कंप्लीट नर नहीं बन पाएगा, मतलब वो सेक्सुअली इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसी तरह से हो सकता है कि उसके जो माल जननांग है वो कंप्लीट नहीं हो पाए, तो वो भी क्या होगा, सेक्सुअली इनकम्प्लीट रह जाएगा। अगर हो सकता है तो यहाँ पर कमी की वजह से जो शरीर में कमी रह जाती है, जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसानों में, ऐसा जीव जंतुओं में, सभी जीव जंतुओं में होता है, लेकिन ये लाखों में एक केस होता है, तो ऐसे केस आते रहते हैं। तो शरीर में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जीनों की कुछ ना कुछ कमी की वजह से, जीन इंटरेक्शन ठीक से नहीं हो पाता, उसकी वजह से कुछ कमी रह जाए, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब वहां पर जो गुण है वो अप्रभावी रहता है या फिर कंप्लीट प्रभाव नहीं डाल पाता है। जैसे शरीर का कोई भाग कंप्लीट विकसित नहीं हो पाया हो, जैसे कुछ बच्चे जन्म के बाद में उनके शरीर कुछ अंग विकसित नहीं हो पाए, जैसे किसी का हाथ नहीं बढ़ पाया, किसी का पैर नहीं बढ़ पाया, हो सकता है किसी का जबड़ा तिरछा रह गया हो, या हो सकता है किसी के कान विकसित नहीं कर रहे हो सकता है किसी के शरीर का कोई ना कोई अंग पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया हो। तो ये सब किस वजह से होता है, ये जीन इंटरेक्शन की वजह से होता है, इनकम्प्लीट जीन इंटरेक्शन की वजह से हो पाता है, जिसकी वजह से जो इनका जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई देता है, मतलब ये गुण अप्रभावी रहते हैं उस संतति के शरीर में। तो ये हमारा एक गुण था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो इसका ये मैंने पेड़ जंतुओं में तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, अब आपको एक पेड़ पौधों में भी इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा और 4 o'clock प्लांट। तो इसमें क्या होता है, इस प्लांट में बहुत सुंदर पौधा होता है, इसका बहुत सुंदर फूल खिलता है, लेकिन इसमें जनरली ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो फूल है उसका कलर उड़ जाता है, व्हाइट कलर का फूल अपने आप बन जाता है, कभी कभी किसी और कलर का फूल निकलने लगता है ना। तो जो रियल इसका कलर है उससे छोड़कर अलग कलर के फ्लावर इसमें निकलने लगते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें कोडोमिनेंस, सेकेंड है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस वहां पर होता है जहां पर एक कंप्लीट गुणसूत्र पर किसी दूसरे गुणसूत्र का कुछ भाग आकर जुड़ गया हो, मतलब जहां पर उस भाग को जुड़ना चाहिए था वहां पर न जुड़कर वो जो एक टुकड़ा किसी कंप्लीट गुणसूत्र पर जाकर जुड़ गया हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कोई गुणसूत्र है, कंप्लीट है, और यहां से एक गुणसूत्र और आ रहा है, इसका एक टुकड़ा आ रहा है, आकर इस पर जुड़ना चाहिए था, वो यहां पर न जुड़कर वो यहां पर आकर जुड़ गया, मतलब ये गुणसूत्र कुछ इस तरह से हो गया, इस तरह से जुड़ गया। तो यहां पर ये गुणसूत्र कंप्लीट है, इसका प्रभाव तो दिखेगा, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव दिखेगा। तो इसके साथ साथ में एक गुणसूत्र की वजह से जो प्रभाव है उसके साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रभाव भी शरीर पर देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। ये गुणसूत्र की एक्स्ट्रा जुड़ने की वजह से होता है। तो यहां पर ऐसा क्यों होता है, इसका मैंने आपको कारण बताया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बताता हूं आपको। किसी व्यक्ति के शरीर में जैसे कोई व्यक्ति है, नर है, मतलब मेल है, उसके साथ साथ में उस शरीर में कुछ अंग फीमेल की तरह विकसित होने लगते हैं, है ना। जैसे कोई मेल है, उसकी आवाज बहुत भारी है, लेकिन या फिर ऐसे मान लो कोई
मेल है उसकी आवाज बहुत पतली है, बहुत ज्यादा पतली है, मतलब एक तरह से फीमेल की तरह उसकी आवाज है। तो उसके सारे गुण किसकी तरह है, एक मेल की तरह, लेकिन उसमें एक गुण कैसे हो गया, फीमेल की तरह। क्यों, क्योंकि कोडोमिनेंस है उसके अंदर। कोडोमिनेंस मतलब उसके अंदर कोई ना कोई दूसरा गुण प्रभावी है। ये गुण प्रभावी क्यों होते हैं, ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब एक्स वाई एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो एक्स एक्स होगा तो वहां पर किस तरह से होगा, फीमेल बनेगी, और अगर एक्स वाई होगा तो वहां पर मेल बनेगी। तो ये तो हो गए इसके एक तरह से जो जीन है सेक्सुअली क्रोमोसोम्स हैं उनके आधार पर, ठीक है। तो ये सेक्सुअली क्रोमोसोम 22+1 जो 1 है उसके आधार पर बनते हैं। अब ये जो 1 है एक जब टूटता है तो इसके साथ में बहुत सारे जीन टूटकर दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर जुड़ते हैं। तो अगर वो ठीक से सही जगह पर नहीं जुड़ पाए तो वहां पर ये जीन इंटरेक्शन होता है और ये गलत तरीके से होता है। तो ये जो जीन इंटरेक्शन है ये बहुत सारे गुण दिखाता है। तो इसमें हमने देखा था इंटर एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन, तो इसमें ये दो तरह के गुण दिखाई दिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें कुछ गुण पूरी तरह से दिखाई नहीं देते और कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा गुण भी दिख जाते हैं। एक गुण के साथ साथ में एक और गुण दिख जाता है जिसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट है मल्टीपल एलेल्स। मल्टीपल एलेल्स, यहां पर देखो इंटर एलेल जेनेटिक इंटरेक्शन पढ़ रहे थे हम, इसके अंदर मल्टीपल एलेल्स और पढ़ लेते हैं। मल्टीपल एलेल्स का मतलब क्या है, एक साथ एक से ज्यादा गुण दिखाई देना, मतलब एक ही तरह के एक से ज्यादा गुण दिखाई दे जाना। तो यहां पर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा गुण एक साथ दिखाई देना होता है मल्टीपल एलेल्स। ये किस वजह से होता है, ये भी इस जीन इंटरेक्शन की वजह से ही होता है। जब जीन, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो प्रभावित नहीं होते और कुछ जीन अगली पीढ़ी में जाकर प्रभावित होते हैं, कुछ इस एक ही पीढ़ी में प्रभावित हो जाते हैं। तो जब जो गुण अगली पीढ़ी में प्रभावी होना था वो अगर एक ही इसी पीढ़ी में प्रभावी हो जाए और जो इस पीढ़ी में प्रभावी होना था वो तो प्रभावी था ही, तो मतलब एक साथ एक जगह पर एक ही एलेल को कंट्रोल करने वाले दो जीन एक साथ ही डोमिनेंट हो जाएं तो वहां पर हो जाएंगे मल्टीपल एलेल्स। मतलब एक गुण को दो जीन कंट्रोल कर रहे हो तो वहां पर हो जाएंगे मल्टीपल एलेल्स। तो ऐसा कब होता है, जब एक ही गुण को दो जीन कंट्रोल करें। ऐसा बहुत कम रेयर केसेस में होता है। तो ये आप देखेंगे कुछ पौधों में देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इन सब केसेस several such alleles may express themselves within the same phenotype and are called isoalleles. If the phenotype is wild, they are called normal or wild isoalleles. And on the other hand, if the phenotype is mutant, they are called mutant isoalleles. इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में कैसे, जैसे शुरू में जब चाइना से जो कोरोना वायरस आया था वो एक ही उसका म्यूटेंट था, सिंगल म्यूटेंट था, लेकिन ब्रिटेन में जाकर उसका एक अलग कॉपी बन गया, अलग ही उसका म्यूटेंट बन गया। उसके बाद में ब्राजील में उसका एक अलग ही म्यूटेंट बन गया। उसके बाद में जर्मनी में अलग बन गया, इंडिया में उसके बहुत सारे बन गए। इस तरह से अलग अलग देशों में उसके बहुत सारे बन गए, है ना। तो ये इनमें है क्या, जो ओरिजिनल कोरोना वायरस है उससे उसका जो क्रोमोसोम्स है वो तो मिलते हैं, लगभग 90% मिलते हैं, लेकिन 10% उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता जा रहा है। वो किस वजह से आता है, वो जिस भी बॉडी में रहते हैं वहां से कुछ ना कुछ जीन इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से इनमें परिवर्तन आता जा रहा है। तो ये मल्टीपल चेंजेस धीरे धीरे आते जाते हैं। जैसे पहले कोरोना वायरस फैलता था ओनली खांसी जुकाम या खांसी छींकने से, जिससे जो सलाइवा है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो किसी भी मीडियम के, जैसे खाने पीने से, खांसने छींकने से, हाथ मिलाने से, या किसी वस्तु को एक व्यक्ति ने छू लिया उससे दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गया, मतलब कैसे करके वो पहुंच जाए। तो ये इस तरह से फैल रहा था। अब जो नए इसके म्यूटेंट हैं वो किस तरह से फैल रहे हैं, वो खांसने छींकने के साथ साथ में ये हवा में काफी देर तक रह रहा है। तो मतलब इसमें ये गुण आ गया
जैसे कुछ और वायरस हवा में तैरने के गुण है, उस तरह से कोरोना वायरस में भी हवा में तैरने के गुण आ गए। और जो पहले जो शुरू में कोरोना वायरस था वो 30 डिग्री सेल्सियस पर जनरली मर जाता था, लेकिन अब जो कोरोना वायरस है ये 40 डिग्री सेल्सियस पे भी जीवित रह रहा है काफी टाइम तक। तो ये धीरे धीरे चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं, ये धीरे धीरे चेंजेस आते हैं जब एक क्रोमोसोम एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में जाता है तो वहां पर जीन इंटरेक्शन होता है। वो जीन इंटरेक्शन अगर कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर गुण वहां पर क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और डोमिनेंट गुण है अगर हमको एक जनरेशन में दिख गया तो ठीक है, नहीं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा, कहीं कहीं पे जाके वो डोमिनेंट जो एलेल है वो दिखाई दे रही देना है। ठीक है, तो ये मल्टीपल एलेल्स हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। कुछ गुण पहली पीढ़ी में दिखाई देंगे, कुछ गुण दूसरी पीढ़ी में दिखाई देंगे। हो सकता है कि बहुत सारे गुण एक ही पीढ़ी में दिखाई देंगे, हो सकता है कि आने वाली दूसरी या तीसरी पीढ़ी में एक साथ बहुत सारे गुण दिखाई दें, तो इनको बोलते हैं मल्टीपल एलेल्स। ठीक, हाँ, नेक्स्ट है इंटर एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शंस। देखिए दोनों वर्ड मिलते जुलते ही हैं, लेकिन इंट्रा और इंटर, इंटर का मतलब है अलग। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मलेरिया का जो मच्छर है वो क्या करता है, किसी व्यक्ति का खून चूसता है, तो मलेरिया के जो मच्छर की जो लार है उसमें इसका जो वायरस है वो व्यक्ति के शरीर में चल जाता है लार के जरिए, और वो वायरस उस व्यक्ति के शरीर में बड़ा होता है। ठीक है, वहां पर क्या करता है, वो अपने आप को ग्रो करता है, बड़ी संख्या में ग्रो करता है। और जब इसके अंडे देने के या फिर क्या होता है कि ये फैलता इस तरह से नहीं है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल नहीं फैलता। फैलेगा कैसे, जब एक मच्छर उस व्यक्ति को काटेगा, उसके अंदर फिर से वो वायरस जाएगा और फिर वो मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा, तब जाकर ये वायरस फैलेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो वायरस है इसमें एक जगह से दूसरी जगह फैलने का ये जो गुण है ये मच्छर के जरिए ही है, ये अपने आप नहीं फैलता। जैसे कोरोना वायरस अपने आप फैल जाता है, कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो सीधे सीधे उसके लिए मीडियम क्या हो गया, हवा पानी खाना पीना जो कुछ है सब तरीके से फैल सकता है। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम है, जो मैंने बताया था आपको, ये परजीवी है जो मच्छर के शरीर में पाया जाता है, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचता है, ये मच्छर के जरिए पहुंचता है। ये जो इसका नाम प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम की जो जीन है वो व्यक्ति के साथ में इंटरेक्ट कब होंगे, जब मच्छर उस व्यक्ति को काटेगा और प्लाज्मोडियम उसके शरीर के अंदर पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही खास कनेक्शन होता है इनके बीच में। जब ये जो प्लाज्मोडियम है व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है तब जाकर ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे ग्रो कर पाता है, नहीं तो ये नहीं कर पाता। मतलब अगर बीच में से मच्छर खत्म कर दिए जाएंगे तो प्लाज्मोडियम बस एक शरीर के बाद में किसी दूसरे शरीर में कभी नहीं फैल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक शरीर से मतलब एक बॉडी से दूसरी अलग टाइप की बॉडी, अलग स्पीशीज की बॉडी की जो जीन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं इंटर एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे जू। बहुत से लोगों के बालों में जू रहती है, जानवरों के शरीर में जू रहती है, तो जू हमारा खून चूसती है। तो जो खून है उसके अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, गुणसूत्र के अंदर जीन भी पाए जाते हैं। तो वो जब वो कोशिकाएं हमारे जू के शरीर के अंदर जाती है तो वहां पर जाकर जो जू का जो शरीर है वहां पर जीन इंटरेक्शन होता है, और वहां पर कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जू के शरीर में दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है जू काफी तेजी से ग्रो करता है। और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। जब जू उसको काटती है तो जू के शरीर के अंदर से कुछ ना कुछ शरीर के अंदर जाता है, तो वहां पर जीन इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीन इंटरेक्शन को जरूरी नहीं है कि मैंने एक एग्जांपल दिया ये सही हो,
लेकिन इस तरह से जीन इंटरेक्शन होता है जब एक जानवर या एक शरीर से दूसरे शरीर में जीन एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं, तब वहां पर जो जीन इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से कोई प्रभाव हो सकता है, डोमिनेंट हो, कोडोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आएगा, तो उसको बोलते हैं इंटर एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक एक करके। ये लेक्चर वैसे काफी बड़ा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।